नमस्कार दोस्तों, टारगेट टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग जो चला रहे थे अपनी जो सीरीज जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृत्ति, जो कि आपके सुपर टेट में 10 नंबर का आता है और इसमें 5 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है व्यावसायिक नैतिकता। दूसरा टॉपिक है शिक्षक की भूमिका, जिसमें एज ए मार्गदर्शक, परामर्शदाता, अनुश्रवण करता, ठीक है ना, नेतृत्व करता है। इस तरह की 5 चीजें यहां पे दी जाती हैं। तीसरा टॉपिक हमारा है पुरस्कार एवं दंड। चौथा है प्रेरणा और 5वां हमारा आता है मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य। मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य। बच्चों, ये दोनों टॉपिक हम लोगों के पहले के वीडियो में हो चुके हैं। ये दोनों ही टॉपिक हो चुके हैं। आज इसी क्रम में जो हम लोगों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में टॉपिक है आज का पुरस्कार एवं दंड। आप कह सकते हो इसमें 2 हेडिंग होगी, एक पुरस्कार की और एक दंड की। तो दोनों करके एक एक करके हम लोग उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि पुरस्कार क्या है, दंड क्या है। तो सबसे पहले ये तो भाई हम आपको पहले नोट करा चुके हैं, बता चुके हैं 10 नंबर का आता है जीवन कौशल में, सुपर टेट में। तो ये चूंकि पहला और दूसरा टॉपिक हो चुका है, आज हम लोग बात करेंगे पुरस्कार एवं दंड की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पुरस्कार की, प्राइज की, अवार्ड की। पुरस्कार, आज हम लोग इसकी बात करेंगे, अवार्ड की। क्या होता है पुरस्कार, समझिएगा। किसी वांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य के साथ जोड़ना पुरस्कार कहलाता है। मतलब क्या है, किसी वांछनीय व्यवहार को, वांछनीय व्यवहार का मतलब वो व्यवहार जो सही हो, यानी क्या भैया, मान्य व्यवहार। यानी एक बच्चे से हमने कहा कि बेटा तुम्हें आज दिन भर अपने कमरे की सफाई करनी है और उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है। तो मान्य व्यवहार क्या हो गया, बच्चे को अपने कमरे की सफाई करनी है या स्टडी रूम की सफाई करनी है, या हमने कह दिया आज तुम्हें ये सारा लेसन या टॉपिक लर्न करके कंप्लीट करके रखना है, या आज संडे का दिन है गार्डन में तुम्हें सफाई करनी है। ये इसका मान्य व्यवहार हो गया और उस लड़के ने वो मान्य व्यवहार किया, उसका पालन किया, मान्य व्यवहार किया। अब उस बच्चे ने मान्य व्यवहार कर लिया। कैसे किया, गार्डन की सफाई थी, कर ली, या उसका स्टडी रूम था, हमने कहा साफ करना है, कर दिया, या हमने कहा था आपको लेसन कंप्लीट करना, उसने कर दिया। अब ये करने के बाद उसे सुखद साहचर्य मिलेगा। सुखद साहचर्य यानी सुखद साहचर्य का मतलब जब उसने मान्य व्यवहार कर दिया तो हमने क्या किया कि बेटा एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए हम एक बढ़िया सी टॉफी लेके आए हैं, अब ये टॉफी उसके लिए सुखद आश्चर्य हो गई, सुखद साहचर्य हो गई। उसने जो मान्य व्यवहार उसको दिया गया, जब उसने वो मान्य व्यवहार किया तो उसको एक टॉफी मिली। टॉफी उसके लिए क्या है, सुखद साहचर्य। लेकिन ये सुखद साहचर्य तब मिलेगा जब वो वांछनीय व्यवहार करेगा। यानी उसने वांछनीय व्यवहार किया, वांछनीय व्यवहार यानी मान्य व्यवहार किया, मान्य व्यवहार उसको दिया गया, फिर उसने उसको किया, और जब उसने मान्य व्यवहार कर लिया जो कहा गया था, जब वो कर लिया तो उससे कोई चीज मिली सुखद यानी सुख वाली, सहचर्य की मतलब जो इससे जुड़ी हो, सहचर्य का मतलब क्या, जो इससे जुड़ी हो। तो ये टॉफी जुड़ी हुई इसके किससे, कार्य से।
अगर उसने ये कार्य ना किया हो तो टॉफी ना मिले। तो उसने जो अच्छा काम किया, वांछनीय व्यवहार किया, उसके बदले में उसे जो सुखद सहचर्य मिला, उसी को बोलेंगे क्या? पुरस्कार। तो जब कोई व्यक्ति किसी तरह का वांछनीय या मान्य व्यवहार करता है, तो उस मान्य या वांछनीय व्यवहार करने के बाद जो उसे सुखद सहचर्य मिलता है, सहचर्य का मतलब साथ, और सुखद का मतलब सीधी सी बात, आप अच्छा काम करोगे तो सुखद मिलेगा, दुखद मिलेगा तो यही दंड हो जाएगा। और यहां पे वांछनीय की जगह अवांछनीय व्यवहार हो जाएगा। अवांछनीय यानी अमान्य व्यवहार, लेकिन वो अभी आगे पढ़ेंगे। तो जब कोई व्यक्ति वांछनीय व्यवहार करेगा तो उसे सुखद सहचर्य मिलेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या भैया? पुरस्कार। हालांकि ये डिफिनीशन हॉलॉक महोदय की है। हॉलॉक किसकी भैया? हॉलॉक महोदय की है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये हॉलॉक महोदय की है। तो पुरस्कार के विषय में सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पुरस्कार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिक इन्हें अलग अलग प्रकार से बताते रहे कि साहब कैसे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये दो तरह के हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त यानी जो दिखाई दे, मूर्त यानी जो दिखाई दे, दिखाई दे मतलब भौतिक, भौतिक जिसमें कोई चीज दी जाए, और अमूर्त जो दिखाई न दे, सामाजिक। दोनों का मतलब समझिएगा। अगर हमने किसी बच्चे से कहा कि अगर तुमने ये काम किया तो इसके बदले में तुम्हें टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगा, या मोबाइल में तुम्हें गेम खेलने को मिलेगा, या तुम्हें हम कहीं घुमाने ले जाएंगे, तो ये क्या है? दिखाई पड़ रहा है, और ये भौतिक रूप में है। भौतिक रूप में मतलब जैसे ये टॉफी है या ये मार्कर है, हमने कहा अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें मार्कर देंगे, तो ये मार्कर उससे दिख रहा है, मतलब ये क्या हो गया? मूर्त। और मार्कर भौतिक रूप से दे रहे हैं। लेकिन अगर हम पुरस्कार में कोई ऐसी चीज दें जो दिखाई ना दे, अमूर्त यानी सामाजिक। यानी कैसे? हमने कहा किसी ने बहुत अच्छा काम किया, क्लास में फर्स्ट आया, तो हमने कहा बेटा खड़े हो, वो खड़ा हो गया। हमने कहा देखो कितना अच्छा बच्चा है, इसने बहुत अच्छा काम किया है, ये बहुत तरक्की करेगा, सब लोग इसके लिए ताली बजाओ हैं, और बेटा हम तुम्हारी रिकमेंडेशन करेंगे, तुम्हें इस साल जो एनुअल फंक्शन होगा उसमें कोई ना कोई प्राइज दिलवाएंगे, या तुम्हारा नाम लेके प्रिंसिपल सर या टीचर या कोई शाबाशी दे दे। तो जब कोई किसी को शाबाशी देता है, शाबाशी देता है, उसका उत्साह बढ़ाता है, उसके लिए ताली बजवाता है, तो ये पुरस्कार दिखाई नहीं देता। ऐसा थोड़ी कोई ताली बजाएगा तो वहां से निकल के कोई चीज चली जाएगी। तो हमने बच्चे को शाबाशी दी, ताली बजाई, उसकी तारीफ की, तो ऐसा पुरस्कार किसमें आता है? अमूर्त या सामाजिक में। क्लियर भाई? कुछ लोग इसको दो भागों में और बांटते हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब ये ऐसा नहीं होता, बल्कि होता व्यक्तिगत एवं सामूहिक, पर्सनल एवं ग्रुपिंग। व्यक्तिगत जब किसी एक पर्टिकुलर किसी एक आदमी को हम किसी तरह का पुरस्कार देंगे तो वो क्या होगा? व्यक्तिगत। क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आया है तो उसको अगर हम ट्रॉफी दे रहे हैं, उसको मॉनिटर बना रहे हैं, उसको कोई पुरस्कार दे रहे हैं, उसको चॉकलेट दे रहे हैं, ये क्या है? व्यक्तिगत। और सामूहिक का मतलब क्या है? एक साथ, एक को नहीं, किसी एक को नहीं, बल्कि सबको दिया। जैसे अब हम क्रिकेट खेले हैं या हॉकी खेले हैं, फुटबॉल खेले हैं, तो अब होगा क्या भैया? क्रिकेट खेले, हॉकी खेले, फुटबॉल खेले, तो किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी टीम को एक ट्रॉफी मिलेगी। अब एक आदमी पकड़ लेता है आगे से, या दो तीन लोग मिलकर पकड़ लेते हैं, लेकिन पुरस्कार किसको मिला? पूरी टीम को। तो जब पूरी टीम को कोई पुरस्कार मिलता है तो ये पुरस्कार कैसा होता है? सामाजिक। तो चार चीजें होंगे भैया। मूर्त यानी भौतिक जो हमें दिखाई दे रहा है, अमूर्त जो दिखाई नहीं दे रहा, सामाजिक है। अधिकतर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि साहब ये दो पुरस्कार के प्रकार हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं साहब ये होते हैं। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो, जिन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मूर्त है तो उन्होंने दो तरीके बताए होंगे, मूर्त और अमूर्त। कुछ लोगों ने इसके प्रकार क्या बताया? व्यक्तिगत और सामूहिक। हम चारों मान लेते हैं, यानी पुरस्कार के चार तरीके हो जाते हैं, चार प्रकार हो जाते हैं, मूर्त, अमूर्त, व्यक्तिगत और सामूहिक। यानी पुरस्कार के प्रकार कितने हो गए? चार प्रकार के। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा? ठीक। अब होता क्या है, हमको पुरस्कार
देते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? भैया पुरस्कार को देते समय ध्यान योग्य बातें क्या हैं? अब ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है सुपर टेट में कि या सहायक अध्यापक की जो वैकेंसी आती है 68,000 69,000 या 94,000 जो भी है, उनमें ऐसे आ जाता है कि पुरस्कार देते समय किन सावधानियों को देना रखना चाहिए या किन सावधानियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उनकी बात करेंगे। इसमें हम लोग 4-5 पॉइंट पे चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखिएगा हम जो 4-5 पॉइंट बता रहे हैं आवश्यक नहीं एग्जाम में वही आ जाए, वहां पे थोड़ी सी आपको अपनी बुद्धि भी लगानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या ध्यान रखेंगे? महंगा ना हो। भैया पुरस्कार महंगा नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं, आपने सुना होगा ये बात, कि पुरस्कार या गिफ्ट की कीमत नहीं देने वाले की भावना देखी जाती है। अब हम अगर टीचर हैं, हम किसी बच्चे को पुरस्कार देंगे तो क्या देंगे? हम कोई मोबाइल या लैपटॉप या मकान या जमीन थोड़ी देंगे। हम क्या देंगे? अगर किसी बच्चे ने अच्छा काम किया तो अगर हमें मूर्त पुरस्कार देना तो हम क्या देंगे? कोई पेन दे देंगे, पेन दे देंगे, जेल पेन दे देंगे, और अच्छा है तो हमने कोई बुक दे दी या कुछ और दे दिया। तो हम क्या करेंगे? महंगा पुरस्कार नहीं देंगे। महंगा पुरस्कार देना खराब होता है। कई रीजन होते हैं। एक तो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, उनको महंगे से पुरस्कार से क्या मतलब। दूसरी चीज ये भी होती है कि महंगे पुरस्कार देने से अब हम जब अगली बार पुरस्कार देंगे तो दिक्कत होगी, हमें इससे महंगा पुरस्कार देना चाहिए, यही तो होगा। फिर बच्चे को उस पुरस्कार की वैल्यू नहीं है। आपने एक कोई ऐसा पुरस्कार दिया जिसकी कीमत साफ दिख रही है कि साहब 100 रुपए है, 100 रुपए, 100 रुपए है। अब अगली बार हमने पुरस्कार दिया, उसकी कीमत हमें साफ दिखाई पड़ रही 10-20 रुपए है, तो हो सकता है उस वाले पुरस्कार की वैल्यू ना रहे। इसीलिए पुरस्कार महंगा नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज, पुरस्कार देने वाले हम ही थोड़ी, कोई दूसरा भी है। अब कोई दूसरा टीचर है जो बच्चों को बहुत दिल से अप्रिशिएट करेगा, शाबाशी देगा, उसके लिए ताली बजाएगा, उसको बहुत उत्साहवर्धन करेगा, उसके साथ बहुत सिंपैथी रखेगा। तो जिस व्यक्ति ने इतने मन से दिल से आपको शाबाशी दी, आपको मनी मन आशीर्वाद दिया, उसकी वैल्यू नहीं रह गई। वैल्यू क्यों नहीं रह गई? क्योंकि हम ऑलरेडी महंगा पुरस्कार दे चुके हैं। बच्चों को उतनी अकल नहीं, बच्चों को क्या लग रहा है वो पुरस्कार महंगा था, इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। इसीलिए बच्चों को महंगा पुरस्कार नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है यथासंभव नकद न हो, नकद पुरस्कार न हो। भैया यथासंभव बच्चों को नकद पुरस्कार नहीं देना चाहिए। कैश वाली कोई बात नहीं। बच्चों को पुरस्कार क्या दे सकते हैं? कॉपी, पेन, किताब, या आजकल तो कई सारी कोर्स वाली बुक दे सकते हैं। कोर्स की बुक ना हो तो जीवन में कैसे आगे बढ़े, सफलता के सूत्र, सफलता की सीढ़ियां, ऐसे कई सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। हम किसी तरह की पहली वाली मूवी दे सकते हैं, मतलब आपको कोई दे सकते हैं कोई चीज, या कई ऐसी चीजें हैं। लेकिन बच्चे को नगद पुरस्कार यथासंभव नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है? यथासंभव पुरस्कार सामूहिक हो। अब देखिएगा, पुरस्कार दो तरह के थे, व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी। तो हमें करना क्या? हमें कोशिश करनी है कि पुरस्कार पर्टिकुलर किसी एक बच्चे को ना मिलकर सामूहिक हो। अब सामूहिक में फायदा क्या होता है? किसी आप एक बच्चे को दोगे ना तो बाकी बच्चों को उससे ईर्ष्या होगी, जलन होगी। बाकी बच्चे उससे अपने आप को जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे, उसको लगेगा उन्हें पुरस्कार मिला, हमसे क्या मतलब। लेकिन अगर हम पूरी टीम को दे दें, 10 या 12 बच्चों को दे दें, या पूरी क्लास को दे दें, या 8-10 लड़कों के ग्रुप में दे दें, तो बच्चों के अंदर एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन भी बढ़ेगा, सहानुभूति बढ़ेगी, और सबसे बड़ी चीज टीम भावना बढ़ती है। उनको लगता है हम सब लोग मिल के प्रयास करेंगे तो हम लोग जीत सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के जीतने से नहीं होगा। आपने क्रिकेट में देखा होगा, कोई व्यक्ति डबल सेंचुरी लगा दे, वनडे में 5 विकेट भी ले ले, लेकिन
पर्सनली भले उसको मैन ऑफ द मैच मिलता हो, लेकिन जो जीत की ट्रॉफी वो कैप्टन और पूरी टीम को दी जाती है। कोई खिलाड़ी डबल सेंचुरी मार दे, वही 5-6 विकेट ले ले, तो ये थोड़ी कहते हैं कि वो खिलाड़ी जीत गया। कहते क्या है, भारत जीता या पाकिस्तान जीता या ऑस्ट्रेलिया जीता या न्यूजीलैंड जीता, तो टीम जीतती है। तो टीम भावना के लिए हमें सामूहिक जो चीजें हैं वो करनी चाहिए। चौथी क्या भैया, पुरस्कार में पढ़ाई से संबंधित वस्तु दी जानी चाहिए। तो भैया अगर हम अपने क्लास में किसी बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो पुरस्कार में देंगे क्या? अभी हमने कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था कि पुरस्कार में सिर्फ धन दौलत नहीं दे सकते हैं, जमीन जायदाद नहीं देंगे, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल नहीं देंगे। क्या देंगे? पढ़ाई से संबंधित चीजें। पेन दे दिया, पेंसिल दे दिया, बुक दे दी, कॉपी दे दी, ग्लोब दे दिया, कोई चार्ट दे दिया या कुछ और। आजकल तो बहुत सी ऐसी ऑडियो और विजुअल चीजें हैं पढ़ाई से संबंधित जिनको दिया जा सकता है। बच्चे के मन में भी थोड़ा उत्साह रहता है। पैसा, रुपए, नकद या कोई और चीज देना चीज नहीं चाहिए। और क्या भैया, छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार नहीं देना चाहिए। भैया छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार नहीं देना चाहिए। ये ना हो कि कोई जरा सी बात है आपने खर्च से पुरस्कार दे दिया, हर बात पर पुरस्कार दे दिया। इससे बच्चे की आदत बिगड़ जाएगी। बच्चा बिना पुरस्कार की काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज, आप बच्चों को ज्यादा पुरस्कार देकर उसकी आदत खराब कर दोगे, लेकिन आपके साथ जो और है टीचर है उनके साथ इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। जब वो बिना पुरस्कार के काम करेंगे तो बच्चों को वो टीचर खराब लगेंगे। ठीक है ना? तो छोटी छोटी बातों पे, बार बार जरा सी बातों पे पुरस्कार को नहीं देना चाहिए। उसकी एक वैल्यू होती है। हम हर दिन पुरस्कार देंगे तो काम नहीं चलेगा। हमने 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में किसी कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया, बच्चों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, जीत गया टीम, तो हमने उनको कोई पुरस्कार दे दिया, इंडिया का नक्शा दे दिया, ग्लोब दे दिया, है ना, पढ़ाई वाली कोई चीज दे दी या कुछ और चीज दे दी। ये सब होना चाहिए। तो 5 चीजें हम लोगों को पुरस्कार देते समय ध्यान रखनी है। जो हम ये 5 चीजें बोल रहे हैं कतई आवश्यक नहीं एग्जाम में यही 5 चीजें हैं, बहुत सी चीजें आ सकती हैं, लेकिन दिमाग लगा के आपको करना है कि जैसे नकद नहीं देना है, महंगा नहीं देना है, सामूहिक देना है, छोटी छोटी बातों में नहीं देना है, कोशिश करना है महंगा ना दे के हम ऐसी चीज दें जो उनके उपयोग की हो। अब उपयोग के मतलब घरेलू उपयोग की नहीं कि हम उनको साबुन शैम्पू दे दें, उनकी पढ़ाई के उपयोग की। बैग दे दिया कोई अच्छा सा, है ना, पढ़ाई वाली कोई चीज, कॉपी किताब। और आजकल तो बहुत सी बुक्स, बहुत से पेन, बच्चों के लिए बहुत से गिफ्ट अवेलेबल होते हैं जो ज्यादा महंगे भी नहीं, उनको देना है। लेकिन छोटी छोटी बातों में नहीं, कभी कभी महीने 2 महीने में इस तरह की चीज होनी चाहिए। तो भैया हम लोग बात कर रहे थे पुरस्कार की। पुरस्कार की डिफिनीशन हुई किसी वांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य के साथ जोड़ना। और लॉक महोदय का कहना है इसके प्रकार बता दिए और बता दिए पुरस्कार देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब पुरस्कार देने से लाभ क्या क्या होते हैं, अब उनकी बात करें कि साहब पुरस्कार देना क्यों चाहिए। पुरस्कार देना क्यों चाहिए? पुरस्कार, ये तीसरी हेडिंग है, पुरस्कार देना क्यों चाहिए। क्यों चाहिए? आप कह सकते हैं इसके लाभ क्या क्या है, पुरस्कार देने से लाभ क्या क्या है, तो इनके विषय में बात करते हैं। सबसे पहला लाभ क्या है पुरस्कार देने का? प्रेरणा। जब आप किसी बच्चे को पुरस्कार देते हो तो उसके अंदर और अच्छा काम करने की प्रेरणा आती है। उसको महसूस होता है कि हमने ये काम किया है, अच्छा हुआ है, हमें पुरस्कार मिला है, क्यों ना हम और अच्छा काम करें ताकि हमें और अधिक पुरस्कार मिले, ये कहा जा सकता है। दूसरा लाभ है इसका पुनर्बलन, या हम कह सकते हैं सकारात्मक, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन। भैया सकारात्मक पुनर्बलन, आप जानते हैं पुनर्बलन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है। जब हम कोई काम करते हैं
कोई भी काम हमने किया, उसका परिणाम जो होता है वो होता है पुनर्बलन। एक बच्चे ने चोरी करके अपने घर से पैसे चुराए और वो पकड़ा गया, उसकी पिटाई हुई, ये नकारात्मक पुनर्बलन है। एक बच्चे ने अच्छा काम किया, उसकी मम्मी ने पापा ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, स्कूल में उसकी तारीफ हुई, सब लोगों ने क्लैपिंग करी, कुछ पुरस्कार मिला, ये क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन। तो सकारात्मक पुनर्बलन यानी जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो भी इसमें बढ़ जाता है। ठीक है भैया। मान्य या वांछनीय व्यवहार की आदत, जो मान्य व्यवहार है, वांछनीय व्यवहार है, जो व्यवहार उसे करना चाहिए, जो उसे काम करना चाहिए, उसकी उसे आदत पड़ जाएगी। उसको आदत पड़ जाएगी, नहीं गलत काम नहीं करना, मैं अच्छा काम करना है। तो उसका मिलने से एक लाभ हो सकता है भाई कि बच्चा जो है ये जान जाए कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। जो अवांछनीय व्यवहार है, अमान्य व्यवहार है, वो नहीं करना। करना क्या है? मान्य व्यवहार करना है, वांछनीय व्यवहार करना है। ये इसके प्रमुख 3 लाभ है। इसके प्रमुख 3 लाभ क्या है कि व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, और अच्छा व्यवहार करने की, अच्छा काम करने की, वांछनीय व्यवहार करने की, मान्य व्यवहार करने की उसे आदत पड़ जाती है। ये भाई इसके पुरस्कार के लाभ है। तो हमने 3 बातें बताई कि पुरस्कार के प्रकार क्या क्या है, पुरस्कार देते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पुरस्कार क्यों देना चाहिए। 3 बातें हो गई। अब चौथी बात इसकी बची हुई भाई कि पुरस्कार देने से नुकसान क्या है। कोई चीज के लाभ होते हैं दुनिया में, कोई भी चीज ऐसी जिसका लाभ है तो कहीं ना कहीं उसकी हानि भी होगी। तो पुरस्कार देने से हानि क्या है? लाभ तो हमने बता दिए, अब हानि क्या है वो समझिएगा। और देखिए एक चीज और भी है, ये लाभ क्या है, हानि क्या है, या पुरस्कार दंड देते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। यानी जो हमने आपको अभी लिखा है 3 लाभ, हो सकता है ऑप्शन में आपसे कह दिया जाए कि पुरस्कार के लाभ क्या है, इन 3 के अलावा कोई ऑप्शन हो तो उसको पहचानना बहुत आसान होगा। जैसे पुरस्कार का लाभ क्या, आपसे कह दिया जाए लालच को बढ़ावा देना, तो ये पुरस्कार का लाभ थोड़ी है, ये तो नुकसान हो सकता है। यानी पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है, क्यों दिया? बच्चों के अंदर प्रेरणा बढ़े, बच्चों के अंदर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, अच्छे काम करने की आदत पड़े। और इसी में चौथा ऑप्शन दे दिया जाए लालच बढ़े, या बच्चों के अंदर बिना पुरस्कार के काम न करने की प्रवृत्ति बढ़े। यानी पुरस्कार नहीं तो काम नहीं, तो ये कोई लाभ थोड़ी, ये तो नुकसान है ना। तो एग्जाम में अगर कुछ आ जाए लाभ क्या है, हानि क्या है, तो थोड़ी सी अपनी बुद्धि को भी लगाना है। केवल ये भरोसा नहीं बैठना कि जो वीडियो में देखा तो वही सारे पॉइंट आएंगे। वीडियो में तो कई चीजें बताई जाती हैं, लेकिन सारी चीजें आपको रिटर्न में हम बोर्ड पर लिख के बताएं, ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक भैया। अब पुरस्कार की हानियां क्या है? जिसके लाभ है, मैंने अभी कहा जिसके लाभ है उसकी हानि भी तो होगी। तो सबसे पहली हानि क्या होती है? ईर्ष्या। भैया बच्चों के अंदर ज्वेलसी की भावना बढ़ती है, ज्वेलसी की भावना बढ़ती है। होता क्या कि क्लास में आपने देखा होगा, आप भी छोटे हो गए अगर आपको याद हो, क्लास 5 से लेकर 8 तक या 9, 10 फर्स्ट ईयर मिनिमम इंटर तक क्या होता था, क्लास में कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते थे, कुछ बच्चे एवरेज होते थे, और कुछ बैक बेंचर्स जो चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं, पढ़ने में कमजोर होते हैं। अधिकतर पुरस्कार या सहानुभूति या क्लैपिंग या सम्मान की भावना जो पढ़ने में तेज बच्चे उनके लिए है। तो जो बेचारे पढ़ने में कमजोर हैं, अब कमजोर वो खुद नहीं कमजोर हैं, हो सकता है उनको जेनेटिकली वो उतना तेज ना हो, बचपन से ही वो थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर हो, या और भी कई कारण हो सकते हैं जो कमजोर हो गए हैं या वो पीछे हो गए हैं। तो उनके मन में जिस बच्चे को बार बार पुरस्कार मिलता है, जिसको शाबाशी दी जाती है, उनके प्रति ईर्ष्या का भाव, ज्वेलसी की भावना, जलन की भावना हो सकती है ना। जो बच्चे कमजोर होंगे उनके अंदर, तेज बच्चों या जिनको पुरस्कार मिलता है उनके प्रति जलन की भावना होती है कि साहब इन्हीं को हमेशा पुरस्कार मिलता है, इन्हीं की सब लोग तारीफ करते हैं, और हम लोगों को जो आता है पीट के चला जाता है। आपने देखा होगा, या हम लोग भी कहीं कॉलेज में पढ़ाते थे,
उस समय देखते थे कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे क्लास 7th में 8th में जो लगभग हर पीरियड में डांट खाते थे, हर पीरियड में पिटाई उनकी होती थी। और लगभग हर पीरियड में हर 2-3 दिन के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर उनके नाम लिख के मेरे पास भेजते थे कि सर इन बच्चों ने काम नहीं किया है। बाद में तो ये कंडीशन थी कि अगर ये कोई कह दे कि क्लास 6 से 5 बच्चों के नाम आए जिन्होंने काम नहीं किया, तो उन 5 बच्चों के नाम पहले से मालूम होते थे हमें पर्ची खुलने के पहले कि इन्हीं 5 के नाम होंगे, क्योंकि वो हमेशा उन्हीं के नाम आते थे। तो ऐसे बच्चों के मन में, जो पढ़ने में तेज बच्चे हैं, उनके प्रति ईर्ष्या का भाव आ जाता था। और क्या नुकसान है? नुकसान ये है अनुचित साधनों के का कर लो, लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, का प्रयोग या के कर लो, के प्रयोग को प्रोत्साहन भैया अनुचित साधन, लोग पुरस्कार पाने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए, शाबाशी पाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कभी कभी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। अनुचित साधन कुछ भी हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, नकल हो सकती है, पर्ची लेके चले जाए एग्जाम में ताकि हम पास हो जाएं, लोग मेरी तारीफ करें। और कुछ नहीं तो इसका एक खराब रूप भी हो सकता है कि हमें मालूम है हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो जो अच्छा करेगा हम उसको अच्छा ना करने दें, यह भी एक तरह का अनुचित साधन हो गया। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, वो भी बताएंगे, 3rd नंबर जो हम बता लेंगे उसके बाद। तीसरा इसका होता है रट्टा मारने की प्रवृत्ति। भैया बच्चों के अंदर रटने की प्रवृत्ति, समझने की नहीं, रटने की प्रवृत्ति आती है। उन्हें लगता है रट लो, पास हो जाओ, ताकि टीचर हमारी क्लास में तारीफ कर दें, शाबाशी दे दें, हमें पिटाई ना करें। ये कमियां हैं बहुत बड़ी पुरस्कार की। आपने इन दोनों का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा, एक फिल्म आई थी 3 इडियट, देखा होगा आपने। वो चतुर रामलिंगम, रेंचो, है ना, और भी लोग थे, सरमन जोशी और आर माधवन, सभी लोग थे। उसमें आपने देखा होगा चतुर रामलिंगम जो था वो क्या करता था, खुद तो पढ़ाई करता था लेकिन दूसरों को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करता था। अगर आपने मूवी देखी हो आपको एक सीन याद आएगा, है ना, कि वो हॉस्टल के अंदर बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। ये चीज यहां पे आ सकती है। यानी अगर हम कमजोर हैं तो सामने वाले को जो पढ़ने में तेज है उसको परेशान करेंगे, और अगर हम पढ़ने में तेज है तो भी हम क्या चाहते हैं, सामने वाला बिल्कुल हमसे नीचे हो जाए, तो हम उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोनों ही एग्जाम्पल दिखाए गए 3 इडियट में। एक फिल्म और आई थी, उसमें भी ये चीज दिखाई गई। ये सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी थी, है ना, जिन्होंने देखा हो तो वहां देखा होगा, उन्होंने वही किया गेम्स में। और उसने कहा था स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत ने कि हम जीत नहीं सकते तो क्या हुआ, सामने वाले को हरा तो सकते हैं। बोले कैसे? बोले इनको डिस्ट्रैक्ट करो, इनको जो है अनुचित साधनों का प्रयोग करके जो जीतने वाले इनको हराने का प्रयास करो। आप मूवी देखिएगा तो आपको ये क्लियर दिखाई पड़ेगा। और रट्टा मारने की प्रवृत्ति, ये तो आपने देखा ही था। आपने उसमें कई सीन में आमिर खान और जो चतुर रामलिंगम था उसके बीच जो दिखाया गया वो यही दिखाया गया कि समझना है ना कि रट्टा मारना है। तो कभी कभी लोग पास होने के लिए, फर्स्ट आने के लिए रट्टा मारते हैं, जैसा कि उस मूवी में किया गया था। हालांकि ये एक अच्छी बात थी, एक ब्राइट साइड था कि इन्होंने फाइनली ये दिखाया कि जो रट्टा मार रहा वो 2nd नंबर पे आया, और जिसने समझ के लिखा था वही रेंचो ने, आमिर खान ने, वो जीत गया। ठीक है ना। तो हमारे पुरस्कार से कभी कभी हमको हानि हो सकती है। ये हानि की 3 मेन हानियां, और भी हो सकती होंगी, है ना, लेकिन फिलहाल मेरे दिमाग में 3 ही है कि बच्चों के अंदर रट्टा मारने की प्रवृत्ति होगी कि कैसे भी करके हम पास हो जाए। बच्चों के अंदर दूसरों से जलने की, ज्वेलसी की प्रवृत्ति आ सकती है। और ये हो सकता है कि किसी भी तरह के अनुचित साधनों का प्रयोग करने का जो प्रवृत्ति है वो भी बच्चों के अंदर आ सकती है। तो ये बात रही भैया पुरस्कार की। अब हम लोग बात करेंगे पनिशमेंट यानी दंड की। दंड की बात करेंगे, थोड़ा समझिएगा। हम लोग दंड की बात करेंगे
पनिशमेंट के किसी अवांछनीय व्यवहार को दुखद सहचर्य से जोड़ना कहलाता है क्या भैया? दंड। किससे भैया? दंड। और ये कहा था किसने? थॉमसन महोदय ने। भैया आपके बाद डिफिनीशन वही है, थॉमसन महोदय ने। एक चीज आप समझिएगा, ये जो हमारा RTE 2009 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसका जो 17 नंबर खंड है, यहां पे साफ साफ लिखा गया कि बच्चों को किसी तरह का शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है भैया, ये दंड नहीं दिया जा सकता। और उसमें कहा गया था इसके लिए 3 माह का कारावास का प्रावधान है, जुर्माना भी है। कारावास समझ गए भैया, जेल। यानी RTE 2009 कहता है कि भैया अगर आप किसी को पनिशमेंट देते हो तो निश्चित तौर से इसमें क्या होगा? इसमें आपको 3 महीने की जेल हो सकती है। आपको मालूम होगा RTE 2009 2 जुलाई 2009 को पहुंचा था कैबिनेट में पास हुआ था। कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल गई थी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को। उसके बाद 20 जुलाई 2009 को यह पहुंचा था हमारे राज्यसभा में पहुंच गया। आप जानते हैं कोई बिल पहले कैबिनेट से पास होता, फिर राज्यसभा में, फिर लोकसभा में। सामान्यता की बात कर रहे हैं, वो हम संविधान में नहीं घुस रहे कि धन विधेयक है और ये है वो है, एक जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो राज्यसभा में पास हुआ। इसके बाद ये 4 अगस्त 2009 को पहुंचा लोकसभा में और शायद 26 अगस्त डेट थी, मैं डेट क्लियर नहीं है, ये भैया क्लियर नहीं है, अंदाजा बता रहा, 24 या 26 के आसपास डेट होगी, है ना? देख लीजिएगा। ये पहुंचा है राष्ट्रपति जी के पास और राष्ट्रपति की इसे मंजूरी मिली है। उस समय राष्ट्रपति कौन थी? राष्ट्रपति देवी है कौन? देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये 2009 में पहुंचा। और आप सभी को मालूम है अप्रैल 2010 में इसे लागू कर दिया गया है। यानी RTE 2009। देखो आपको यह भी मालूम होगा कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि RTE एक्ट कब से लागू हुआ, तो ये अप्रैल 2010 से है। मेरे ख्याल से डेट जो है वो 1 अप्रैल 2010 की थी, वो आप देख लीजिएगा। यानी 2009 में ये पारित हुआ और 2010 में ये पारित हुआ और 2010 में ये लागू किया गया। अब ये तो एक कानूनी प्रक्रिया थी, और ये क्या भैया, यहां से ये लागू कर दिया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट, जहां पे कहा गया कि साहब 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, यानी कम से कम क्लास 8 के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और भी कई सारे प्रावधान हैं। हालांकि अगर दिव्यांग होगा तो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चा होगा अगर वो दिव्यांग है। तो ये RTE 2009 की बात कर रहे हैं। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है पनिशमेंट पे पूरी तरह से रोक है। पनिशमेंट नहीं देना है हमें, किसी बच्चे को जो है दंड नहीं देना है। फिर भी देखते हैं, थॉमसन महोदय ने कहा किसी अवांछनीय व्यवहार को दुखद सहचर्य के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है भैया? दंड। या आप ऐसे कह सकते हो, दंड एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य एवं व्यवहार को
दंड एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य एवं व्यवहार के को दुखद सहचर्य के साथ हम लोग जोड़ देते हैं। वही मैंने यहां पे लिख दिया, उसी डिफिनेशन में थोड़ा सा अंतर करके। अब इसके प्रकार क्या है, जैसे याद करिए वहां पे प्रकार आए थे, तो एक था मूर्त, एक था अमूर्त, एक था सामाजिक, सामाजिक नहीं, एक था व्यक्तिगत, एक था सामूहिक। इसी तरह यहां भी चार हैं। नंबर एक, क्या भैया, सुधारात्मक। सुधारात्मक। नंबर दो क्या है, परिणात्मक। नंबर तीन, प्रतिरोधात्मक। नंबर चार, प्रतिशोधात्मक। ये चार हैं भैया। इन चारों के विषय में एक एक करके समझते हैं। सुधारात्मक यानी ऐसा पनिशमेंट जिसमें व्यक्ति को या बालक को अपने अंदर सुधार का मौका मिले, अपने अंदर सुधार का मौका मिले। हम लोग यहाँ जो जेल का प्रावधान होता है ना, जेल का मतलब क्या, जेल इसलिए होती ताकि वहां पे कैदी अपना व्यवहार सुधार सके। यानी अगर देखा जाए तो एक तरह से जेल जो है वो सुधारात्मक दंड है। ये इसलिए भेजा जाता है कि वहां पे लोग सुधार करें अपने व्यवहार में, पश्चाताप करें अपने गलतियों पर। तभी आपने ऐसा न्यूज कभी सुनी होगी, एक प्रावधान होता, आपने न्यूज में सुना होगा या कहीं अलग अलग तरीकों से, कि साहब इस कैदी की 2 साल की सजा माफ कर दी गई। किसकी माफ की गई? जिसने जेल में लगातार अच्छे काम किए हों, इसकी एक भी शिकायत ना आई हो, उसके अच्छे आचरण को देखते हुए। यानी कोई व्यक्ति इस बात के लिए शर्मिंदा है कि उससे गलती हुई, अब वो जेल चला गया तो उसने क्या किया, अच्छा आचरण किया, अच्छे से काम किया, कोई गलत काम नहीं किया, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, सिंपली अपना काम किया, तो साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उसकी जैसा भी प्रावधान उनका हो, सजा को कम कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? सुधारात्मक। यानी हम ऐसी सजा दें जिससे कोई व्यक्ति सुधरे। अभी न्यूज में एक खबर मैंने देखी थी दैनिक जागरण में, जहां पे एक व्यक्ति के लिए कहा गया साहब उसने किसी सरकारी बिल्डिंग में, शायद कोर्ट था, वहां पे पान मसाला खा के थूक दिया, या शायद हॉस्पिटल था, मुझे क्लियर नहीं। दैनिक जागरण में भी मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा। साहब उसको सजा क्या सुनाई गई? उसको सजा सुनाई गई कि आपको 15 दिन तक इस हॉस्पिटल में जो मरीज है ना उनकी सेवा करनी है, दवाई ला के देनी है, और भी जो भी सेवा कराई हो, बेड बदलो, बिस्तर बदलो। अब उनसे ऑपरेशन तो कराएंगे नहीं, तो और जो छोटे मोटे काम है वो कराएंगे। इससे क्या होगा? उस व्यक्ति के अंदर सुधार होगा। ये होता है सुधारात्मक। ठीक है भाई। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब जेल भेजा जाता है तो उसको जेल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बाल सुधार गृह। बाल सुधार गृह यानी जहां पे बालकों को सुधारा जाए। ठीक है, सजा देने का नहीं कोई उद्देश्य होता है। दूसरा क्या है? परिणात्मक। बच्चों को या कोई भी व्यक्ति है उसको इस गलत काम का परिणाम क्या होगा उसकी चेतावनी दी जाए कि तुम ये कर तो रहे हो लेकिन इसका परिणाम ये होगा। आप ये भी कह सकते हो डर दिखा के उसको, वो जो कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा उसको डर दिखाकर भी किया जा सकता है। तीसरा है प्रतिरोधात्मक। जो वो काम कर रहा है उसको ठीक अपोजिट काम कराया जाए, प्रतिरोध किया जाए उसके दंड के रूप में। और चौथा है प्रतिशोधात्मक। ये जो है ना, ये संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। अपने देश में तो नहीं है, बाकी देशों में होता है। प्रतिशोधात्मक का मतलब भैया बदला लेना, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। यानी अगर किसी ने किसी व्यक्ति के की वजह से किसी को चोट लग गई, मान लो उसकी आंख चली गई, चोट लग गई, फूट गई, तो क्या बदला क्या होगा? इसका दंड क्या होगा? जिसने आंख फोड़ी उसकी भी आंख फोड़ दी जाए। किसी व्यक्ति ने चोरी की, पुराने जमानों में ऐसा होता था, किसी व्यक्ति ने चोरी की उसका हाथ काट दिया, किसी ने ये काम किया उसके कान काट दिए। अभी भी कई देशों में ये वाला दंड चलता है। अब देशों का नाम लेना उचित नहीं है,
लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां पे इस तरह की चीज होती है कि चोरी करोगे तो हाथ काट दोगे, है ना, आपने लूट किया तो आपके साथ ये व्यवहार होगा, आपने किसी और तरह का किसी को सेक्सुअल हैरेसमेंट किया तो आपके साथ इस तरह का व्यवहार होगा, पत्थर मारेंगे, सर मुंडवा देंगे। तो ये सब क्या होता है, प्रतिशोध होता है। बाकी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होगे, कभी कोई व्यक्ति चोरी में पकड़ा गया तो उसको पीटा किसी ने, या उसके बाल मुड़वा दिए, या कोई और उसके साथ खराब व्यवहार किया। ये होता है प्रतिशोधात्मक कार्यवाही। दंड का ये तरीका किसी भी तरीके से संविधान द्वारा मान्य नहीं है। हालांकि ये एक अलग की बात है, इतना बड़ा देश है हम लोगों का, 131 करोड़ की जनसंख्या, इसमें जो कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं, जो मूर्ख हैं, वो इस तरह की कार्यवाही करते रहते हैं, बाद में उन पर पुलिस कार्रवाई भी कर लेती है, वो एक अलग की बात है। तो ये प्रतिशोधात्मक जो दंड है ये हमारे संविधान में द्वारा मान्य नहीं है, और ये किसी भी सभ्य समाज में मान्य हो भी नहीं सकता है। तो ये भैया इसके तरीके हो गए, प्रकार हो गए, ठीक है भैया, इसके प्रकार हो गए। अब बात करते हैं कि साहब जो पनिशमेंट है वो कैसे दिया जाए, पनिशमेंट को हम कैसे देंगे, या पनिशमेंट कितने प्रकार का होता है, पनिशमेंट कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का है। कई तरीकों से हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है हमारा आर्थिक दंड। आर्थिक दंड, आर्थिक दंड, आप कोई भी काम करते हो तो आपको आर्थिक दंड दिया जाए। आपने कई जगह ऐसे लिखा होगा कि ये करने पे 50 रुपए जुर्माना, ये करने पे 20 रुपए जुर्माना। ये कहीं कहीं कभी कभी वैधानिक भी हो सकता है, वैधानिक भी। अब वैधानिक भी कैसे हो सकता है, अब कोई व्यक्ति बिना मास्क के जा रहा है, इस समय कोरोना चल रहा है, बिना मास्क के जा रहा है, पुलिस ने उसका चालान कर दिया 500 रुपए का। अब पुलिस ने चालान किया, आर्थिक दंड दिया है, लेकिन कानून के अंतर्गत दिया है, ये क्या है, वैधानिक। और हम अपने मकान के बाहर लिख दे कि अगर आपने यहां गाड़ी पार्क कर दी तो आपको हम 100 रुपए जुर्माना लेंगे, यहां पे आपने पान थूक दिया तो हम 50 रुपए जुर्माना लेंगे, है ना। या ये पार्क है, इस पार्क में अगर आप अपने कुत्ते को लेके आए, कुत्ते ने यहाँ किसी तरह की गंदगी करी तो आपसे 200 रुपए लिया जाएगा। ये जो है ये आर्थिक दंड है, लेकिन ये हम पर्सनली हम लगा रहे हैं ना। लेकिन जब यही आर्थिक दंड सरकार लगाती, कानून लगाता है, शासन लगाता है, प्रशासन लगाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं वैधानिक। डीएल नहीं है, हेलमेट नहीं है, आपका चालान हो गया, आपने महामारी के दौरान भीड़ जुटाई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, अब जो चालान होगा वो कैसा हो जाएगा, वैधानिक। ठीक है भैया। और क्या होता है, सामाजिक। हालांकि ये दंड नहीं देना चाहिए। सामाजिक क्या भैया, आपने जो अगर आपने फिल्मी कह रहा हूं, अगर आपने कहानी किताबें पढ़ी हो तो पहले जमाने में क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करे जो उसे नहीं करना चाहिए तो एक डायलॉग मारा जाता था, क्या, कि इनका हुक्का पानी बंद कर दो, हुक्का पानी बंद कर दो, यानी इनको समाज से अलग कर दो, इनसे कोई भी संबंध नहीं रखेगा, इनके किसी भी सुख दुख में समाज का कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा। अब ये बालकों के संदर्भ में क्या है, अगर किसी बच्चे को पनिशमेंट देना है तो हमने कहा बेटा ऐसा है, सब बच्चे यहां बैठे हैं, तुम्हारी कुर्सी वहां पड़ेगी, तुम्हारी बेंच या मेज वहां पड़ेगी, तुम वहां बैठोगे, तुम किसी से मतलब नहीं रखोगे, कोई तुमसे नहीं भूलेगा। ये सामाजिक दंड होता है। हालांकि ये नहीं देना चाहिए, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अगर हम किसी बच्चे को इस तरह से दंड देंगे कि भाई कोई से ना बोलना, तो उसके मन में आपने तो पनिशमेंट दिया, उन बच्चों की कोई गलती नहीं। जिन बच्चों से हम कहेंगे इस बच्चे से कोई नहीं बोलेगा, तो इस बच्चे के अंदर उन सब बच्चों के प्रति नफरत के भाव पैदा होंगे। तो ये भाई इस तरह का दंड नहीं देना चाहिए। तीसरा है शारीरिक। अभी अभी बताया भैया, ये तो बिल्कुल नहीं देना है। देना भी नहीं भाई इसको। टीचर बनोगे आप, अगर आपने दंड दिया क्या फायदा हो, न्यूज आ जाए आपके नाम की, 3 महीने आपको कारावास मिल जाए, जुर्माना दिया जाए सो अलग, तो पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। और अब वो समय भी चला गया, बच्चों को डांटा जाता था पहले टीचर। हालांकि पहले देखिए, आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, अपने पिता या अपने बाबा दादी से पूछिएगा, वो बड़े गर्व से बताते थे
कि हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में एक डॉक्टर कह रहा हूँ, एक मास्टर साहब ऐसे थे जो बहुत मारते थे, मारते मारते डंडा तोड़ देते थे, या नीम की डंडी तोड़ लाते थे, या हरी डंडी तोड़, मतलब बड़ा गर्व से बताते थे। और उस समय ऐसे टीचरों का नाम होता था, ऐसे टीचरों का मान सम्मान बढ़ता था, ठीक है ना। लेकिन आज के संदर्भ में ये प्रासंगिक नहीं है, समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। अब वो चीज बदल गई है, यानी अब शारीरिक दंड देना जो है आप कह सकते हो कानूनन अपराध है। अभी मैंने बताया राइट टू एजुकेशन एक्ट में कहा जाता है कि ऐसे मामले में 3 महीने की कारावास की सजा का भी हो सकता है। और क्या भैया, मानसिक दंड। मानसिक दंड देखो, मानसिक पनिशमेंट भी कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम दोनों को लिख सकते हैं, वैज्ञानिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक। ये क्या होते हैं भाई, अच्छे नहीं होते हैं। कैसे? हम एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे ने कोई गलती करी या हमें जबरदस्ती टोक दिया या हमसे कोई गलत लैंग्वेज में बात किया, तो हमने क्या किया, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग कभी कभी हो जाता है हम लोग से भी एक एग्रेशन में। अब पढ़ा रहे हैं क्लास में, अब पढ़ा रहे तो हमने पूछा भाई थांडाई का सिद्धांत जो है सीखने के नियम बताओ, ये तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। हम सबसे पूछ रहे हैं, पूरी क्लास से पूछा, केवल उस लड़के से नहीं पूछा जिसने कल हमसे बदतमीजी की थी। गलती उसी की थी तो हम उसको कुछ कह नहीं पाए, उसको डांटा या बहस थोड़ी बहुत हुई, हम उसको ऐसे बता रहे हैं। अब वो बच्चा सोचेगा सबसे पूछा गया, केवल हमसे नहीं पूछा गया। ये जब मेरा नंबर आया तो हमने क्या किया, उसको प्रैक्टिकल में वाइवा में 30 नंबर का था, 10 नंबर दिया। और 10 नंबर लिया तो उसके जहां साइंस में, मान लीजिए साइंस में 70 नंबर का रिटन था लिखित, और 30 नंबर का था आपका वाइवा। साहब लिखित में उस लड़के के नंबर आए 30 या चलिए 35, और यहां पे वाइवा में हमने केवल नंबर कितने दिए, 10, उसके नंबर कितने आ गए, 45। एक दूसरे बच्चे को मिल गया वाइवा में कितने नंबर, 28, अब उसके नंबर कितने आ गए, 8 5 13, आंसर लगा शायद, ये देख लीजिएगा जोड़ो जो भी है। तो इस लड़के के मन में जीवन भर इस बात का मलाल रहेगा कि अरे यार टीचर ने मेरे साथ देखो क्या किया। वो जब जब अपनी मार्कशीट देखेगा तो उसको एहसास होगा ये हमें जो पनिशमेंट मिला 10 नंबर वाला, ये पनिशमेंट कैसा है, मनोवैज्ञानिक। ये कैसा पनिशमेंट है भैया, मनोवैज्ञानिक है। हालांकि इसको भी नहीं देना चाहिए, किसी छोटी सी बात में या इस तरह की बात में उसको जीवन भर की सजा देना उचित नहीं। हम लोग अभी भी अपनी मार्कशीट देखते हैं, 30 नंबर प्रैक्टिकल में देखते हैं कितने नंबर मिले थे, 10 मिले, 12 मिले, 20 मिले, लेकिन जिसको 27 28 मिल रहे हैं उनका काम बढ़िया है। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक पनिशमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं भैया दंड देते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जैसा हम लोग पुरस्कार में बोल रहे थे कि पुरस्कार देते समय कौन कौन सी बातें याद रखनी, जैसे हमने कहा था महंगा नहीं देना है, यथासंभव पढ़ाई की चीज दो, नकद नहीं देना है, पढ़ाई से चीज संबंधित देना है, सामूहिक देना है, छोटी छोटी बातों में पुरस्कार नहीं देना है, इस तरह की चीजें हमने कही थी। उसी तरह दंड देते समय हमें क्या बात ध्यान रखनी है, एक एक करके इसकी बात कर लेते हैं। पहला है अपराध के अनुसार हो। भैया पनिशमेंट कैसा होना चाहिए, अपराध के अनुसार। जैसा उसने अपराध किया पनिशमेंट वैसा ही हो। ये ना हो कि अपराध बहुत छोटा सा किया और हमने उसको पीट दिया, मार दिया, या बहुत बड़ा हमने सबसे बताया जाके, या पूरे स्कूल में गा दिया, या उसके 10 दिन के लिए इसको स्कूल से निकाल दिया, या कुछ और भी है। जैसा अपराध हो वैसा पनिशमेंट दो। वैसे सबसे अच्छा पनिशमेंट तो यही होता है कि बच्चों को समझाओ कि बेटा तुमने गलत किया, इसका क्या नुकसान है। छोटे बच्चे मान जाएंगे, छोटे बच्चे शैतान होंगे, गलतियां कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो अपराध के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है भैया। अभी नंबर 2 पॉइंट जो मैंने लिखा है इसके विषय में हम बहुत देर से बता रहे हैं। शारीरिक नहीं होना चाहिए, शारीरिक मारपीट करना कतई उचित नहीं है। ये ना हो कि आप शारीरिक मारपीट कर रहे हो या कुछ और ऐसा हो, ये सब नहीं करना है, ठीक है भैया। और क्या भैया, एक ही गलती के लिए बार बार नहीं, एक गलती के लिए बार बार पनिशमेंट ना हो। एक बच्चे ने झूठ बोला या वर्क नहीं किया, हम क्लास में आए, वर्क नहीं किया, हमने इसको कोई पनिशमेंट दिया, उसके बाद हमने क्या किया, अपने प्रिंसिपल से शिकायत करी, सर इसने वर्क नहीं किया, सर भी आया उसको पनिशमेंट दिया, पीट दिया। उसके बाद हमने फोन करके उनके गार्जियन को बुला लिया कि भैया दिन भर पर खेल क्या करता है, इसने काम ही नहीं किया। उसके पापा ने भी इसको पीट दिया। वो घर गया, मम्मी ने पूछा स्कूल में काहे बुलाया गया था, पापा ने बताया काम नहीं किया था, मम्मी ने भी इसको पीट दिया। यानी एक गलती के लिए टीचर, प्रिंसिपल, पापा, मम्मी सब मार चुके हैं। और उसके बाद जब वो अगले दिन स्कूल में आ रहा तो बच्चे मजाक उड़ा रहे कि कल बेटा मारे गए, कल पीटे गए, है ना। तो एक गलती के लिए सजा क्या हो भैया, एक ही बार हो। और क्या है, बदले की भावना ना हो। हम किसी बच्चे को पनिशमेंट इसलिए ना दें कि उससे हमें बदला लेना है। हो सकता है उस बच्चा से हमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई और समस्या हो, लेकिन पनिशमेंट देते समय हम सब बच्चों को एक समान करके मानेंगे। यह हम मन में ये ना रखे पूर्वाग्रह ना मेरे अंदर हो। एक और लाइन लिख सकते हैं, पूर्वाग्रह से ना हो। यह पहले बदले की भावना देख लो, यानी किसी बच्चे को बदले की भावना से मारना पीटना नहीं है। हो सकता है उस बच्चे ने या उसके बच्चे के पिता से हमारी ना बनती हो या कोई और बात हो, या उसके भाई से या उसके बहन से हमें कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उस बच्चे पे बदला निकालें। ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी तो इतना तो आप समझते ही इन सब चीजों का क्या मतलब होता है। और क्या, पूर्वाग्रह से ना हो। पूर्वाग्रह का मतलब एक कभी कभी क्या होता है, हालांकि ये हम लोग ये सब कभी किए हैं, लेकिन उस समय इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। हम अपनी क्लास में हैं और हमारे पास शिकायत आई 2 बच्चों की कि साहब ये कह रहे हैं इनने इनको मारा, ये कह रहे हैं इनने इनको मारा। इनका कहना है सर हमने नहीं, पहले इनने मारा था, और ये कह रहा है सर जी इनने मारा था, हमने नहीं मारा था। अब दोनों बातें हैं, यहाँ पे सही गलत का फैसला नहीं हो सकता। लेकिन मेरा पूर्वाग्रह है, क्या हम उस बच्चे को दोनों को जानते हैं और हमारे मन में पहले से क्या है कि नहीं यही शैतान है, इसी ने मारा होगा, ये शैतान है ही नहीं, ये तो मार ही नहीं सकता। तो हमने नहीं तुम इधर आओ, हम जानते हैं तुम ही गलती की होगे, हमने उसको पीट दिया। हो सकता है ये लड़का हर बार गलती करता हो, लेकिन आज इसने गलती नहीं की थी, आज गलती इसी की थी, लेकिन पीटा तब भी यही। क्यों? पूर्वाग्रह। हमारे मन में पहले से क्या है, हमारे मन में इमेज बनी हुई है कि जब भी लड़ाई झगड़ा होता है यही लड़का करता है। ये टीचिंग लाइन में होता है। हम लोग जब आज से 19-20 साल पहले सन 2000 में पढ़ाना शुरू किया था, हमने भी 2000 में सन 2000 में पढ़ाना चालू किया था, तो हम लोग जिस कॉलेज में पढ़ाते थे वहाँ पे इस तरह शिकायतें बहुत आती थी। प्रिंसिपल थे वहाँ के हम, तो बच्चे पूछा करते थे या गार्जियन या टीचर शिकायत लेके आते थे, सर ये 2 बच्चे लड़ गए थे, इनने इनको मारा, इनने इनको मारा, इनने इनको शर्ट फाड़ दी, इन्होंने इनकी शर्ट की जेब फाड़ दी। शिकायत आते ही समझ जाते थे कि इसी ने किया होगा। अभी ऐसा क्यों सोचते थे? क्योंकि ऑलरेडी उस लड़के की शिकायतें मेरे पास 15-20 पहले भी आ चुकी हैं। तो मेरे मन में क्या है कि यही लड़के की शिकायत आती है, यही शैतान है, जबकि ये गलत होता है। हो सकता है वो शैतान हो, लेकिन आज उसकी गलती ना हो, यानी पूर्वाग्रह से नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, पूर्वाग्रह से ना हो, ना ही इसमें किसी तरह का पक्षपात हो। सामूहिक ना हो। देखो याद रखना, पुरस्कार तो सामूहिक था, पुरस्कार आप जितना सामूहिक दोगे उतना ही अच्छा, लेकिन दंड सामूहिक कभी नहीं देना चाहिए। बच्चे विद्रोह कर सकते हैं, 20 बच्चों की क्लास में हम सबको दंड देते हैं, जाओ सब लोग पिटोगे,
तब जिसने गलती की है ना, और देखो क्लास में बच्चे जान रहे हैं कि शैतानी इसने की थी, सर ने कहा बताओ किसने की किसने की किसने की। अब कोई बच्चा मुंह नहीं खोल रहा डर के मारे कि अगर हम इसका नाम ले लेंगे तो ये हमको डांटेगा। अब क्या हुआ, हमने कहा कोई नहीं बताओगे, चलो सब लोग खड़े हो, सबको पनिशमेंट मिलेगा। हमने सबको पनिशमेंट दे दिया। अब उससे क्या होगा, सब लड़कों के मन में उस लड़के के प्रति नफरत या ईर्ष्या या जलन हो जाएगी, या दुश्मनी का भाव हो जाएगा कि साहब तुम्हारे चक्कर में हमारी पिटाई हो गई। फिर वो सारे बच्चे, देखो जब बच्चे की गलती नहीं होती ना और तब उसको पनिशमेंट मिले तो सबसे पहला काम क्या करता है मालूम है, सीधे जाता है मम्मी के पास, अपने पापा के पास, और बिल्कुल फैनाव मचा देता कि हमको पीट दिया, बिना बात पीट दिया, हमने किया भी नहीं था। और जहां घर वालों ने देखा कि अरे मेरा बच्चा, अरे मेरी बिटिया रो रही, चलो स्कूल, अब पता लगा टीचर की आफत हो गई। तो ये सब काम कभी नहीं करना, जीवन में याद रखना। और आप लोगों की पता नहीं ड्यूटी कहाँ लगे, कौन से स्कूल में लग जाए, देहात में, कस्बे में है, आपने पता लगा सामूहिक दंड दे दिया, एक क्लास के 20 बच्चों को, गलती एक किए दंड दिया 20 को, और उनके 20 के घर वाले अगर आ जाएंगे ना, हाँ तो फिर समस्या होगी बहुत बड़ी। सब चीजें उन्होंने देखी हुई हैं कि जरा जल्दबाज में गार्जियन चले आते थे और आपने सामूहिक दंड दे दिया, 15-20 गार्जियन मिल गया एक ही क्षेत्र का, कह रहे यार मेरे बच्चे को मार दिया, वो कह रहे मेरे को भी मारा, वो कह रहे मेरे बच्चों को भी मारा, सब लोग मिलके यूनिटी बना लिया, तो आप फंस जाओगे। इसलिए ये काम कभी नहीं करना है। पुरस्कार आप सामूहिक दो, दंड नहीं, क्योंकि आप जानते हो कमियां बहुत जल्दी फैलती हैं। आपकी छोटी सी गलती, लोग इंतजार करते हैं कि साहब आप गलती करो, हम तैयार बैठे ढूंढने के लिए। तो गलती नहीं करना है, पुरस्कार आप सामूहिक दे सकते हो, दंड ना दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या होते हैं कि दंड देने के, अब यहां भी वही बात है कि दंड देने के लाभ क्या है या नुकसान क्या है। तो पहले देखते हैं लाभ क्या है। पनिशमेंट से लाभ क्या मिलेगा। नंबर 1 तो मिलेगा अवांछनीय व्यवहार पर रोक। भैया सीधी सी बात है, हम लोग पनिशमेंट क्यों देते हैं, हम ये पनिशमेंट ये सोच के देते हैं कि अब ये बच्चा गलत काम यानी अवांछनीय व्यवहार या अमान्य व्यवहार नहीं करेगा। हम तो इसीलिए बोलते हैं एक थप्पड़ मार देंगे ठीक हो जाओगे। तो हम थप्पड़ क्यों मार रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं वो ठीक हो जाए। ठीक हो जाए मतलब वो अवांछनीय व्यवहार ना करे। तो सबसे पहला लाभ क्या है, अवांछनीय व्यवहार पर रोक लगना। नंबर 2 क्या होता है, उदाहरण सेट करना। अभी हमने किसी एक को पीट दिया, पीटना तो मना है, डांट दिया या किसी और तरह का पनिशमेंट दिया, तो बाकी बच्चे अलर्ट हो जाते हैं, बाकी के लिए एग्जाम्पल हो जाता है। या पेपर में हम पढ़ते हैं कि साहब इसने, ये व्यक्ति ने ये गलत काम किया और इसको फांसी हो गई या जुर्माना हो गया या जेल हो गई। या हम जब बताते हैं कि यार हेलमेट नहीं पहने थे या मास्क नहीं पहने थे, अब पुलिस ने चालान कर दिया, तो हमने जब 4 लोगों को बताया ना, तो वो 4 लोग मास्क पहन लेंगे, आगे पहन लो, ऐसा ना हो इनका जुर्माना हो गया हम तो हो जाए। तो ये एक तरह का आप कह सकते हो कि किसी के लिए एक तरह का उदाहरण सेट किया जा सकता है। और क्या है, इससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अनुशासन भी बन जाता है। माना जाता है इससे डिसिप्लिन बन जाता है। अगर पनिशमेंट न दिया जाए तो डिसिप्लिन नहीं होगा। हम लोग को बोला जाता है भाई लेफ्ट से जाना है, चौराहे पे ग्रीन लाइट पे मतलब जाना है, रेड लाइट पे रुक जाना है। अब ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि रेड लाइट है तो रुको, लेकिन अगर कोई रेड लाइट क्रॉस किया जाएगा तो उसको क्या होगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, कोई रेड लाइट का महत्व समझेगा ही नहीं। यानी कभी कभी अनुशासन लेने के लिए, डिसिप्लिन के लिए भी पनिशमेंट दिया जा सकता है, ठीक है भाई। लेकिन इससे लाभ कम है। लाभ देखो 3 ही मैंने बताए जो हमारे दिमाग में आए, इससे हानियां ज्यादा है, इससे हानियां ज्यादा है। तो हम बात करते हैं क्या इससे हानि है। देखते हैं भाई हानि क्या है। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 सबसे बड़ी हानि क्या है, जब आप किसी को पनिशमेंट देते हैं तो सबसे पहली हानि क्या है, सबसे पहली हानि क्या भैया, दुश्मनी। एक व्यक्ति आपसे पर्सनली दुश्मनी मानता है, उसको क्या लगता है कि जब देखो तो ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं, जब देखो ये हम ही से कहते हैं। और आप देखिए पनिशमेंट आज के संदर्भ में किसी का चालान हो जाए, मास्क का, भीड़ का,
सोशल डिस्टेंसिंग का, हेलमेट का, तो आदमी क्या कहेगा, भैया लूटने का धंधा है। सबसे पहले शब्द ये होता है। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि अगर आपने गलती की ना होती तो आपका चालान क्यों होता है। जब भी कोई मास्क पहने हो ना पहने हो, बाजार में बिल्कुल वो लापरवाही से घूम रहा हो, हेलमेट ना लगाए हो, फोन से बात कर रहा हो और उसका चालान होगा, तो हम लोग की लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज यही होती ना कि भैया ये तो लूटने का धंधा है, कमाने का धंधा है। ये हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, जो ये हमारा चालान कर रहे हैं ये हमारे पर्सनल दुश्मन है। ये कोई नहीं सोचता कि अगर हमने हेलमेट पहना होता या मोबाइल से बात ना कर रहे होते गाड़ी चलाते समय, या मास्क पहने होते, तो हमें पनिशमेंट का कोई मतलब ही नहीं। यानी जिसने हमको दंड दिया उसके साथ मेरा भाव कैसा, दुश्मनी का। आपने भी ये चीज कभी गौर की होगी, जब आप स्कूली लाइफ में थे और जब टीचर आपको मार देते थे, पीट देते थे, तब आरटीई एक्ट 2009 नहीं था, हम लोग छोटे थे, आरटीई एक्ट 2009 नहीं था, पिटाई होती थी। लगता क्या था? लगता ये था कि टीचर जो है मेरा दुश्मन है, ये मेरे पीछे पड़ा रहता है, ये हमको ढूंढ ढूंढ के निकालता है। हम लोग तो इंटर में थे, तो हमारे लोगों के टीचर जो थे, हमारे केमिस्ट्री वाले सर, वो तो स्पेशली उनको पता नहीं क्या था, हमको कहीं भी देख लेते थे, ये फलाने खड़े हो, आओ बोर्ड पे आओ, ये बताओ। हमको क्या लगता था, ये मेरे पीछे पड़े हैं, ये मेरे दुश्मन है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो दुश्मन नहीं थे, वो उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, या वो उन्हें लगता होगा हमारे अंदर पोटेंशियल है। और क्या है हानि? और क्या है? कह सकते हैं हम लोग एक हानि वो दुश्मनी, और सुधार न होना। सुधार न होना, देखिए बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे पनिशमेंट है, उसके बावजूद आपने देखा होगा अपराध नहीं रुकते हैं, उसके बावजूद लोग लापरवाही नहीं मतलब ऐसा नहीं कि लोग लापरवाही करना बंद कर दें। यानी सुधार ना होना ये एक सबसे बड़ी हानि है। इतने तरह के हमारे देश में प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, स्कूल में इतने सारे नियम होते हैं, सड़क पर चलने के नियम है, कोविड-19 इस समय फैला हुआ है उसके नियम है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितने लोग जाएंगे। उसके बावजूद आप देखें कि बहुत ज़्यादा सुधार हो, हर व्यक्ति बिल्कुल नियम से चल रहा हो, कानून से चल रहा हो, ये सब पॉसिबल नहीं होता। और क्या है? तीसरा, ये एक इंपॉर्टेंट है, बदले की भावना। ये भैया जो है सबसे नुकसानदेह यही है कि कभी कभी लोग पनिशमेंट की आड़ में अपने बदले को निकालते हैं। टीचर जो है कभी कभी किसी बच्चे से चिढ़ा है किसी बात के लिए, और जब उसने कोई गलती करी तो उसको यही मौका मिलता है अपना बदला लेने का। तो ये बदले की भावना है, ये सबसे खराब काम है। आपने देखा होगा भी सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत चल रही है मुजफ्फरनगर की, जहां पे क्या हुआ, एक बिजली विभाग के कर्मचारी का चालान पुलिस ने काट दिया, और वो शायद कोई फॉल्ट ठीक करने जा रहा था। बाद में वो कर्मचारी 500 रुपये चालान कटवा के आता है, उसने रिकॉर्ड देखा तो मालूम पड़ा कि 2 सालों में पुलिस थाने का, जिस थाने की पुलिस थी, 2 सालों का लगभग 5 से 6 लाख बिजली का बिल बकाया है। उन्होंने जाकर उनका कनेक्शन काट दिया बिजली का, भाई साहब बिजली बिल भरो। हालांकि 2 दिन बाद थाने बिजली आ गई, सब कुछ ठीक था। लेकिन क्या है, कभी कभी लोग पनिशमेंट के माध्यम से दंड की भावना का विकास कर देते हैं, सॉरी बदले की भावना का विकास कर देते हैं। यानी पनिशमेंट के माध्यम से पर्सनली दुश्मनी निकालते हैं। आज तो हम लोग इस टॉपिक पे हैं, लेकिन और कभी कोई चर्चा होगी तो आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ में जो नक्सली लोग होते थे, वहां पे एक सिस्टम चला, कोया कमांडो, वहां पे कई सारे ऑपरेशन चले, है ना। वहां पे स्थानीय युवाओं को भर्ती किया गया नक्सलियों से लड़ने के लिए, उन्हें एज ए कमांडो ट्रेनिंग दी गई, उसके परिणाम अच्छे आए। लेकिन बाद में इस ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां के जो स्थानीय युवा थे, जो कमांडो बन गए थे, जो बताते थे ये नक्सली है, बाद में वो नक्सलियों के आड़ में अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालने लगे। जिससे उनकी दुश्मनी होती थी, पुलिस के पास चले आते, साहब ये नक्सली है, जाके बाद में उनका इनकाउंटर हो जाता था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। हालांकि सभी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कुछ ने तो किया ही होगा। तो दंड में क्या होता है, एक हानि ये है कि यहाँ पे लोग बदले की भावना से काम करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था, पनिशमेंट और पुरस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम हमें बताइएगा। लाइक शेयर आप कर ही चुके होंगे। ऐसे ही वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। अभी कई सारे टॉपिक बचे हुए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।